गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न पत्र में विभाग डी के बारे में देखेंगे कि विभाग डी में किस तरह के प्रश्न होते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्न पत्र में ए विभाग में गद्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर, बी विभाग में पद्य यानी कि काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर, सी विभाग में व्याकरण लक्षी प्रश्न और अब विभाग डी में लेखन विभाग, जिसमें आपको एक परिच्छेद दिया गया होगा जिसके अंक है 3। आपको परिच्छेद के आधार पर परिच्छेद को अच्छे से पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर परिच्छेद दिया है मनुष्य, तो मनुष्य ही है। पशु पक्षी भी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं हैं और घोंसला है। वहाँ धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है। इस तरह का यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है जिसके 3 गुण हैं और उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कि पशु पक्षी किस स्थान से प्रेम करते हैं। तो पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं वही अपने उस देश को प्रेम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता। तो उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश करने के बावजूद भी वह सुखी नहीं होता, क्योंकि उसे जंगल का देश ही प्यारा लगता है। और तीसरा प्रश्न है, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो स्वतंत्रता प्रिय, सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पर बंधन से जो मुक्त होते हैं वही आनंद से रह सकते हैं, ऐसा इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। तो हम स्वतंत्रता प्रिय ऐसा उसका शीर्षक दे सकते हैं। तो इस तरह आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, लेकिन उसके जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न होगा 3 मार्क्स का, जो विचार विस्तार, जो भी पंक्ति यहाँ पर दी गई है उसके आधार पर विचार विस्तार कीजिए। तो दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय हुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। कभी भी दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति की हाय में ही बड़ी ताकत होती है। मरे हुए हम किसी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी मरे हुए डोर के चमड़े से बहुत बड़ी चीज़ें बनाते हैं। उसमें से बनी हुई जो धौंकनी होती है, लोहार की जो धौंकनी चमड़े से बनती है, वह पशु के चमड़े से बनती है, तो वह धौंकनी में से ऐसी आग निकलती है जो लोहे को भी गरम कर सकती है, तो लोहे को भी भस्म कर सकती है। तो मरे हुए ढोर की चमड़े में इतनी ताकत है, तो फिर किसी दुर्बल व्यक्ति की हाय में, यानी कि उसको हम जो भी चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि हमारा बुरा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की दुर्बलता का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं। यह बात हमें इस पंक्ति से समझ में आती है, या इस पंक्ति से सिखाने का कवि ने प्रयास किया है। तो इस तरह आपको यहाँ पर विचार विस्तार लिखना है। 2 पंक्तियाँ आपको दी गई होगी, दोनों में से आपको किसी एक पंक्ति को लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, तो दोनों पंक्तियों में 3-4 लिखियाँ लिखकर छोड़ देते हैं, तो उससे आपको दोनों में से किसी में भी अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ये दोनों पंक्तियों में से किसी एक ही पंक्ति को चुनना है जिसमें आप अच्छी तरह लिख सके। ऐसी पंक्ति को चुनकर उसी पंक्ति के शब्दों के आधार पर आपको उसका विस्तार करना है। तो एक ही पंक्ति लिखे पर अच्छे से लिखे, तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। दोनों पंक्तियाँ
तीन चार लिटी में आप लिखेंगे तो दोनों में से किसी में भी आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दोनों पंक्तियों का मिलाकर आपको मार्क्स दिए जाए, इसलिए आप अच्छी तरह से बात समझ ले। किसी एक ही पंक्ति को आप पर लिखकर उसका विस्तार करना है। दूसरी पंक्ति यहाँ पर दी गई है, तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियहन पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सुजही सुजाए। रहीम जी कहते हैं कि सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वृक्ष अपना अपना फल नहीं खाता, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह भी अपने धन को कभी अपने लिए संग्रह नहीं करते, दूसरों के हित के लिए या परोपकार के लिए ही अपने धन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर परोपकार की महिमा इस तरुवर और सरोवर के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। सज्जन व्यक्ति की संपत्ति है वह किसके काम आ सकती है? जो सुजन व्यक्ति होते हैं वह अपनी धन संपत्ति खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। इस तरह मनुष्य में परोपकार के गुण होने चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करनी चाहिए। ऐसी मानवता की भावना हमारे हृदय में भी प्रकृति के अन्य तत्वों की तरह होनी चाहिए। यह बात हमें इस पंक्ति के माध्यम से समझाई गई है। इस तरह आप पंक्ति का विस्तार कर सकते हैं। आपको तय करना है कि आपको कौन सी पंक्ति लिखनी है। उसके बाद कहानी लेखन। तो कहानी लेखन में 3 गुण दिए गए हैं। कहानी लेखन में आपको यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, तो मुद्दे के आधार पर आपको कहानी बनानी है। तो प्रश्न पत्र में जब आप प्रश्न पत्र के जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको सूचना लिखनी है, फिर मुद्दा लिखने नहीं है। मुद्दा आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर जो भी कहानी के मुद्दे दिए गए उसके आधार पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो उसका शीर्षक, फिर उसकी कहानी, फिर उसमें से मिलने वाला बोध। 3 गुण है उसकी। उसके बाद आगे का प्रश्न है अहवाल लेखन। तो अहवाल लेखन में भी मैंने आपको पहले बताया था कि अहवाल लेखन किस तरह आपको लिखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अहवाल का विषय लिखना है कि किस विषय पर आपको अहवाल लिखना है। यहाँ पर 3 गुण दिए गए हैं उसकी अहवाल लेखन के भी, कि आपकी विद्यालय में निवृत्त हुए आचार्य के विदाई समारंभ के बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखिए। तो जब आचार्य का विदाई समारंभ हुआ तब उस दिन क्या क्या तैयारियां की गई, किस तरह यह समारंभ मनाया गया, इसके बारे में आपको पूरा वृत्तांत लिखना है शुरू से अंत तक। तो इसके भी 3 गुण हैं। फिर उसके बाद उसके अथवा में पत्र लेखन दिया गया है। अब यहाँ पर अहवाल के अथवा में आप यदि पत्र लिखना चाहते हैं तो पत्र भी लिख सकते हैं, अहवाल लिखना चाहते हैं तो अहवाल भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को अच्छे से लिखना है। दोनों लिखना नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। 3 गुण हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि यदि पत्र लेखन में आपको एड्रेस दिया गया है तो वही एड्रेस और वही नाम अपनी लिखावट में आप लिखेंगे, अपने आंसर में आप लिखेंगे। अपना खुद का या अपने मित्र का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आपको कोई नाम नहीं दिया गया और सिर्फ सूचना दी गई है कि व्यायाम का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे, तो अपने हिसाब से आप उसमें नाम, सरनामा सब लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न पत्र में आपको ठिकाना और नाम सब कुछ दिया है तो आप अपने हिसाब से उसमें नहीं लिख सकते। यह बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है तो उसी के हिसाब से आपको यह पत्र लिखना। जीवन में सादगी का महत्व, इसका विषय है जीवन में सादगी का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। फिर आगे का प्रश्न है निबंध लेखन। 6 गुण है इसके। धरती के अनंत उपकार, रक्षाबंधन का त्यौहार, एक फूल की आत्मकथा। यहाँ पर 3 निबंध आपको दिए गए हैं। तीनों के मुद्दे भी यहाँ पर दिए गए हैं। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि एक निबंध अच्छे से लिखने की बजाय तीनों निबंध थोड़े थोड़े लिखते हैं।
जिसके कारण आपको एक भी निबंध में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इन तीनों निबंध में से किसी एक को अच्छे से लिखना है। आपको समझ लेना सबसे पहले अपने मन में कि हम किस विषय पर अच्छे से लिख पाएंगे, आपको तय करना है। फिर उसके बाद किसी एक ही विषय पर उसके जो भी मुद्दे यहाँ पर दिए गए, पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स के अनुसार आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर अच्छे से यह निबंध लिखने का प्रयास करना है। आत्मकथा लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आत्मकथा लिखते हैं तो हम खुद वह चीज़ बन जाते हैं। यहाँ पर फूल की आत्मकथा लिखनी है तो आप स्वयं फूल है और अपनी कहानी आप किसी को सुना रहे हैं, ऐसा सोचकर आपको लिखना है। कभी कभी आप क्या गलती करते हैं, तो एक फूल था जिसकी कहानी इस तरह की है, इस तरह उसका शुरुआत करते हैं, तो आपका पहला ही वाक्य गलत है, तो आगे कोई पढ़ेगा नहीं, वहाँ पर 0 अंक आपको मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी कोई आत्मकथा पूछी जाती है तो हमें खुद वह चीज़ बन जाना है। यहाँ पर फूल की आत्मकथा पूछी है तो मैं एक फूल हूँ, मेरा जन्म एक अहमदाबाद के बड़े बाग में हुआ था। इस तरह आपको अपने जन्म से लेकर आपको कहाँ पर ले जाया गया, आप कहाँ पर चढ़े, आपका किस तरह लोगों ने इस्तेमाल किया और आप आज कैसी दशा में है, ये सब लिखना है। फिर एक दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि जब भी आप आत्मकथा लिखते हो तो उसमें अपनी खुद की मृत्यु बताना नहीं है। लास्ट में आप यही लिखेंगे, सबसे पहले मेरा जन्म एक बड़े से बाग में हुआ, मेरे जैसे अनेक भाई बहन वहाँ पर थे, पूरा बाग हमारी महक से खिल उठा था। फिर हमारे मालिक ने हमें पानी सींच कर खाद डालकर हमारा अच्छे से उछेर किया, जिसके फल स्वरूप आज पूरा बाग फूलों से महक उठा है। फिर एक दिन एक माली यहाँ पर आया, बहुत सारे फूल एक साथ तोड़कर वहाँ से ले गया। फिर उसने बड़े बाजार में हमें बेच दिया। हमारी शोभा देखकर आने जाने वाले लोग बहुत हमारी ओर आकर्षित होते थे। ये सब आपको लिखना है। फिर आपको एक पूजा करने वाला पुजारी आपको वहाँ से ले गया। फिर मंदिर में उसने भगवान की पूजा अर्चना में हमें भगवान के सिर पर रख दिया। दूसरे दिन तक हमारी शोभा और सुगंध वातावरण को आनंदित कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन जब हम मुरझा गए तब वहाँ का मालिक आया और मंदिर की साफ सफाई करता था, तो हमें उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो मेरे जीवन की कहानी यहाँ तक की है कि मैंने इतना आनंद लिया, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ा, लेकिन आज मैं यही पड़ा उस दिन का इंतज़ार करा कि कब मुझे नया जन्म मिले। तो इस तरह आपको वो जो कहानी है इसमें इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या मैं इस दिन के बारे में सोच रहा हूँ कि कब मुझे नया जन्म मिले, ये लिखना है। लेकिन मैं मर गया, मैं मुरझा गया, ऐसा आपको लिखना नहीं है। तो कहानी लेखन आत्मकथा में आपको क्या कब किस तरह लिखना है ये आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस तरह आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा। वार्षिक परीक्षा में भी पेपर स्टाइल यही रहेगी, 80 गुण का होगा, और जो पहली और दूसरी परीक्षा होती है उसमें 50 गुण का प्रश्न पत्र रहेगा। फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका गुणांकन वार्षिक परीक्षा में किस तरह के होते हैं। तो पहली परीक्षा के 50 गुण, दूसरी परीक्षा के भी 50 गुण और तीसरी परीक्षा के 80 गुण, और आपने पूरे वर्ष के दौरान जो भी नोट्स बुक या लेखन कार्य हमें
आपका वर्तन व्यवहार कैसा है, आपने किस तरह का पूरे साल भर में किस तरह का काम किया है, होमवर्क किस तरह किया है और आपकी नियमितता कैसी है, अटेंडेंस कैसी है, उसके आधार पर और यहाँ पर जो भी क्लास टेस्ट ली गई हो उसके जो अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपका इंटरनल गुण 20 होगा। तो इस तरह आपका 80, 20, 50, 50 कुल मिलाकर हो गए 200 गुण और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका इस तरह का वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है वह 100 गुण का रहेगा। पता चला प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, तीसरी परीक्षा, इंटरनल गुण और ये सब मिलाकर 200 हुए। 200 में से 2 से डिवाइड करके हमें उसे 100 गुण में से आपको वो परिणाम देना है। अब मैं आपको एक निबंध समझाकर लिखने के लिए देना चाहती हूँ कि यदि मैं डॉक्टर होता तो, यदि मैं डॉक्टर होता तो। अपनी खुद की कल्पना करनी है। यदि मैं डॉक्टर होता तो डॉक्टर बनने की इच्छा रोगियों का उचित इलाज पैसा ही लक्ष्य नहीं, गांव में सेवा कार्य शिविर, गांव में सेवा कार्य शिविर, गांव में सेवा कार्य शिविर, जन सेवा का आदर्श, जन सेवा का आदर्श। तो यहाँ पर आपको ये मुद्दे दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको निबंध लिखना है कि यदि मैं डॉक्टर होता तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर बनने की कल्पना आपके दिल में कहाँ से आई, डॉक्टर बनने का विचार आपके दिल में कहाँ से आया। कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसके कारण आपको मन में ऐसा हुआ होगा कि यदि मैं यह बनूं वह बनूं, आपकी रुचि के अनुसार आपके दिल में ये बनने का वो बनने का विचार पैदा होता है। यहाँ पर डॉक्टर बनने का विचार पैदा हुआ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कैसा भी रोग हो उसे हम ठीक कर सकते हैं। विज्ञान के कारण, ऐसी टेक्नोलॉजी के कारण हमें जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं और साथ में इतनी दवाइयाँ भी बनी है जिससे हम किसी भी रोग का नाश करने में सक्षम हैं। तो आज मैंने डॉक्टरों को देखकर मेरे दिल में, डॉक्टरों के चमत्कारों को देखकर मेरे दिल में ऐसा भाव पैदा होता है कि डॉक्टर भी एक भगवान का रूप है। जिस तरह भगवान के हाथ में जन्म मरण का सब कुछ भगवान के हाथ में है, उसी तरह आज डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप है, जो मौत के मुंह में चले गए हुए व्यक्ति को भी वह मौत के मुंह से वापस ला सकता है। तो डॉक्टरों के ऐसे चमत्कारों को देखकर मेरे दिल में भी डॉक्टर बनने की इच्छा पैदा होती है।
तो मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। आज मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये डॉक्टरों के चमत्कारों को देखकर डॉक्टर बनने की इच्छा जागृत हुई है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे जो भी श्रम या परिश्रम या पढ़ाई करनी पड़ेगी वह मैं करूँगा, लेकिन मैं अच्छा डॉक्टर बनूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस तरह आपको उसकी प्रस्तावना बांधनी है। प्रस्तावना बनाने के बाद आप अच्छे से उसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है। तो मैंने मन में तय कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इसलिए मैंने 10वीं कक्षा में साइंस में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अच्छे अंकों से मैं साइंस में उत्तीर्ण हुआ। फिर मैंने डॉक्टर बनने के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा साइंस के सब्जेक्ट के साथ में अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ा। मेरे अच्छे परिणाम मुझे मिले, जिसके कारण मैंने आगे भी कॉलेज में भी बायोलॉजी के विषय पर अच्छे से मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए और इस तरह मैंने डॉक्टर बनने के लिए अभ्यास में जो भी डिग्री हमें प्राप्त करनी थी वो मैंने अच्छे से कर ली, पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ मैंने कर ली। अब आज मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं डॉक्टर बनूँगा तो मुझे क्या क्या करना है। तो डॉक्टर बनूँगा तो मुझे सबसे पहले इन लालची डॉक्टरों की तरह लालची बनना नहीं है। आज मैं समाज में ऐसे पीड़ित लोगों को देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव पैदा होता है, जिसके कारण मैंने भी तय किया है कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तब सबसे पहले मैं ऐसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही आगे बढ़ूँगा। मैं अपनी पूरी काबिलियत ये ऐसे ज़रूरियातमंद लोगों और बीमार रोग से पीड़ित लोगों के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। मैं उन्हें कम से कम पैसों से उसका इलाज करूँगा, अच्छे से इलाज करूँगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी की जितने भी उपकरण मेरे पास हों, सभी तरह के उपकरण मैं अपने दवाखाने में रखूँगा और मेरे जैसे कई सेवाभावी डॉक्टरों के सहकार से मैं ऐसे गरीब लोगों के इलाज करने में पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। गाँव में जहाँ पर दवाखाने की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे गाँव में ही मैं अपना दवाखाना बनाऊँगा। फिर समयांतर में अपने ऐसे साथी मित्रों की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के निष्णातों को वहाँ पर बुलाकर मैं उसका सेमिनार भी फ्री में सेमिनार का भी आयोजन करूँगा। ज़रूरियात जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं दवाइयाँ दे सकूँ, मुफ्त में या कम दामों में दवाइयाँ दे सकूँ, ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। तो इस तरह आपको डॉक्टर बनने के बाद आपको क्या क्या करना है, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। आप डॉक्टर अभी बने नहीं हैं, लेकिन आपको कल्पना करनी है, इसलिए मैं करूँगा इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। मैं गरीब लोगों की सेवा करूँगा, गरीब लोगों को मुफ्त में उसका इलाज हो ऐसा प्रयत्न करूँगा। अपने साथी मित्रों के हृदय में भी ऐसे गरीबों के प्रति सहानुभूति पैदा हो, वह भी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके ऐसे गरीब लोगों को रोग से मुक्त करे। इसलिए मैं सेमिनार योजकर ऐसी लोगों में जागृति लाने का प्रयास, ऐसे सेवाभावी डॉक्टरों के हृदय में भी सेवा करने की भावना पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत करें, पैसे का लोभ न करें और अपनी जितनी ज़रूरियात है उतने ही पैसे लेकर, उतनी कम फी रखकर ऐसे पीड़ित और गरीब वर्ग के लोगों की सेवा करें और उसे रोग मुक्त करने का प्रयास करें। इसलिए मैं उन्हें समझाऊंगा। ये सारी बातें आपको भविष्य काल में लिखनी है कि मैं करूँगा, वो करूँगा, इस तरह। तो आपको यदि मैं डॉक्टर होता, उसके आधार पर आपके विचार लिखने हैं। इस तरह आपके मन में एक विचार आया, सबसे पहले पैराग्राफ में
ये लिखना है कि हमारे, फिर लास्ट में लिखना है कि हमारे समाज में वैसे तो डॉक्टर, नेता, शिक्षक, ऐसे कई सेवाभावी कर्मचारियों है, लेकिन इन सब में सबसे अधिक महत्व डॉक्टर का है। इसलिए मेरे हृदय में भी, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और उनके जो कार्य होते हैं लोगों को जीवन देने का, तो मुझे ये सब देखकर मुझे भी डॉक्टर बनने की इच्छा मेरे मन में पैदा हुई है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी यह मनोकामना पूर्ण करने की मुझे शक्ति दे और आशीर्वाद दे। इस तरह आपको ये निबंध लिखना, ओके। अब मैं आपको कुछ शब्द दिखाती हूँ कि पर प्रत्यय और पूर्व प्रत्यय, पर प्रत्यय और पूर्व प्रत्यय के जो प्रश्न थे पहले हम पढ़ चुके हैं, पर प्रत्यय और पूर्व प्रत्यय के बारे में। तो किस तरह आपको प्रत्यय जोड़ना है यह मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से इसे लिख सकें। यहाँ पर प्रश्न है प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है कमा प्लस लिख प्लस आवट, आनी प्लस देवर, देवर प्लस आनी, दया प्लस आनी, लड़ प्लस आई। कितने प्रत्यय आज हम देखते हैं? तो कमा प्लस ऊ, तो उससे शब्द बनेगा कमाऊ। लिख प्लस आवट, तो लिखावट। देवर प्लस आनी, तो देवरानी। दया प्लस आलू, तो दयालु। लड़ प्लस आई, तो लड़ाई। तो इस तरह आपको प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। कभी कभी प्रत्यय आपको शब्द दिए गए होंगे और इसमें से प्रत्यय अलग करने का भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर पुजारी, आपको प्रत्यय अलग करना है। सजावट, चलता, दिखाया। तो प्रत्यय अलग करने हैं। पुजारी प्लस इन, सजा प्लस आवत, चल प्लस ता, चल प्लस ता, और दिखा प्लस किया। इस तरह आपको प्रत्यय अलग करने हैं। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं। प्रत्यय अलग कीजिए, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और याद रखना कि मैंने प्रश्न पत्र में अभी आपको बताया कि इसमें ये प्रश्न नहीं था
लेकिन हमारे अभ्यासक्रम में हमारी किताब में ये उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, इसलिए पेपर स्टाइल में कभी ये ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आप ये अच्छी तरह से लिखने के लिए